जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन है घटना चक्र का 2023 का लेटेस्ट है। दोस्तों इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं और ये हमारे बीपीएससी 69वीं एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स की क्लास को करने वाले हैं। जो इकोनॉमिक्स के सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हम हल करेंगे। देखिए दोस्तों, यह है भारतीय अर्थव्यवस्था। इससे पहले की क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था को कर चुके हैं और भारत का इतिहास भी कर चुके हैं। भारतीय इतिहास को पूरा कर चुके हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। चलिए आज की क्लास में करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स। यह है हमारा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए सारे प्रीवियस क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, आप क्लास को एंड तक देखिएगा, ये आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत आप सभी को पता है, वो है कृषि। कृषि से सर्वाधिक आय होती है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, तो ये कब रही है? तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, उसमें कौन सी समस्या है? तो दोस्तों अल्प रोजगार ये कोई समस्या नहीं है, मुद्रास्फीति ये भी कोई समस्या नहीं है, बचत का निम्न स्तर ये भी समस्या नहीं है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में जो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो असंगठित क्षेत्र में ये एक समस्या बना हुआ है। याद रखिएगा, असंगठित क्षेत्र। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। और ये दोस्तों ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हो चुका है? लगभग 4 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। देखिए अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा, ये किया जाता है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। याद रखिएगा। देखिए इसके बारे में, किसी देश की आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होती है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो याद रखिएगा, कौन सी संस्था है तो जारी करती है? तो दोस्तों कभी कभी इस प्रश्न में कन्फ्यूजन बना हुआ है आयोग के द्वारा, तो हम इसकी व्याख्या के बारे में देखते हैं और जानते हैं सूचकांक को जारी कौन करता है। चलिए इसकी जो व्याख्या है उसको देख लेते हैं हम। देखिए इसमें आंसर जो दे रखा है वो दे रखा है ऑप्शन ई। ये ऑप्शन आंसर दे रखा है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए इसकी व्याख्या में कहा है, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, पूर्व में ये CSO के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा किया जाता है और वही इसे जारी भी करता है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह रहा था। तो याद रखिएगा, देश की तुलना में यह 33% है, औसत राष्ट्रीय औसत का 33%।
राष्ट्रीय औसत का 33% है। अगला प्रश्न है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी दोस्तों भारत को एक अल्प विकसित देश क्यों कहा जाता है? यहाँ पर ये कथन दे रखे हैं। देखिए, उसकी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण ये इसलिए अल्प विकसित रहा है। कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण इसलिए ये अल्प विकसित है, और औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। ये दोस्तों ये 3 कारण इसमें दे रखे हैं जो कि सही है। तो दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2, 3 एवं 4 ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः। तो भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है, क्यों रहा है, किस कारण से? तो दोस्तों अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण ये इसमें एक कारण है, और अनियमित औद्योगिकीकरण के कारण ये भी इसका कारण है, और पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण ये भी इसका कारण रहा है। यानी कि तीनों इसके कारण रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? दोस्तों याद रखिएगा, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये जीडीपी से संबंधित है। किससे? जीडीपी से। अगला प्रश्न है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार, तो याद रखिएगा यह है 1 हेक्टेयर से कम। जिसे जहाँ पर भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है, हम उसे सीमांत कृषि भूमि जोत कहते हैं। याद रखिएगा 1 हेक्टेयर से कम। देखिए, इन जोतों के नाम को एक बार याद रख लीजिएगा, आपके प्रश्न में, आपके एग्जाम में आ सकता है प्रश्न। देखिए, सीमांत कृषि भूमि जोत 1 हेक्टेयर से कम, छोटी जोत ये 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक, अर्ध मध्यम जोत ये 2 हेक्टेयर से लेकर 4 हेक्टेयर तक, और मध्यम जोत ये 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर, और बड़ी जोत ये 10 हेक्टेयर से अधिक होती है। कितनी होती है? 10 हेक्टेयर से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो बिहार की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। कितना है? तो याद रखिएगा न्यूनतम से द्वितीय, न्यूनतम से द्वितीय रहा है, और ये दोस्तों 63 बीपीएससी में आया हुआ है। तो आप इसको अपडेट भी कर लीजिएगा, प्रश्न को आपके भी एग्जाम में आ सकता है। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? एमएसपी। दोस्तों यहाँ पर एमएसपी की बात हो रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण। तो याद रखिएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसका निर्धारण करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो याद रखिएगा 2005 से। अर्थ शोधन निवारण अधिनियम ये 2005 में आया था, ये एक्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शब्द संक्षेप ट्राइसेम से क्या बनता है? शब्द जो है ट्राइसेम, ये ट्राइसेम क्या बनता है? इससे बनता है ट्राइसेम से, याद रखिएगा व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए ट्राइसेम की फुल फॉर्म दे रखी है यहाँ पर। ट्राइसेम ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेश्योर, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। यह विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? तो याद रखिएगा भारत ने अब जो अपना आधार वर्ष बनाया है वो कौन सा बनाया है? 2011 और 12 को। हमारा आधार वर्ष क्या है अभी? 2011-12 है। 2004-5 को बदलकर कर दिया गया है। ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है?
भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर जो नवीनतम प्रति व्यक्ति आय है वो कौन से राज्य की न्यूनतम है? तो याद रखिएगा ये बिहार की न्यूनतम है, हमारे राज्य बिहार की न्यूनतम है। देखिए अगला प्रश्न है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है। तो बिहार में जो नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है वो कितना है? तो वो है न्यूनतम। ऑप्शन ए यहाँ पर भी राइट हो जाएगा, न्यूनतम। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और प्रश्न में पूछा हुआ है, भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में से उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुनें। दोस्तों आरोही क्रम चुनना है। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले कम वाला, उससे बड़ा, यानी कि चढ़ते क्रम में सबसे ज़्यादा, पहले उससे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है वो पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आता है पंजाब का, फिर उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम आंध्र प्रदेश में, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। देखिए अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो भारत में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? दोस्तों ये 60वें दशक की बात कर रहा है, हरित क्रांति, यानी कि 1960 से 70 के बीच की बात कर रहा है। हरित क्रांति, तो हम सभी को पता है हरित क्रांति यह हमारे फसलों से संबंधित थी, जैसे कि गेहूँ है, चावल है। तो दोस्तों इसमें उच्चतम उपज किस्म का कार्यक्रम भी इसमें लाया गया था, यानी कि उच्च उपज होगी और उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, जिससे कि दोस्तों फसलें ज़्यादा उत्पादन करेंगी। और देखिए आगे देखिए इसके बारे में, और देखिए दोस्तों, अच्छा बीज और उर्वरक और जल तकनीकी, यानी कि ये दोनों हैं, तो इसमें ऑप्शन ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है। तो बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई न्यूनतम है। कितनी है? न्यूनतम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रो अमर्त्य सेन से संबंधित है? दोस्तों प्रोफेसर अमर्त्य सेन इनसे संबंधित है, तो वो है दोस्तों सक्षमता का उपागम। सक्षमता का उपागम, ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, यानी कि भारत को कैसे परिभाषित किया जाएगा वह सत्य है। तो याद रखिए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, क्योंकि दोस्तों भारत में जनसंख्या अधिक है और यहाँ पर श्रम अधिक करते हैं, वो भी कृषि क्षेत्र में। तो इसमें ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है, यानी कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश क्या है? तो याद रखिएगा वो है 15%। कितना है? 15%। ऑप्शन डी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कौन शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा गेहूँ, चावल, दाल, ये तीनों तो इसमें शामिल हैं, ये तीनों तो इसमें शामिल हैं, लेकिन तिलहन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए अगला प्रश्न, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है?
खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, खाद्यान्नों का वितरण, ये दोस्तों खाद्य प्रबंधन के अंदर आता है। खाद्यान्नों की खरीद, ये भी इसके अंदर आता है। और खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव, ये भी खाद्य प्रबंधन के अंदर आता है। लेकिन खाद्यान्नों का निर्यात, ये इसके अंदर नहीं आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछा हुआ है। देखिए अगला प्रश्न, किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? तो दोस्तों किस वर्ष हुई थी नकारात्मक? 2003, 2002, 2003 में हो गई थी। अगला प्रश्न, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखिएगा, वो लक्ष्य है हमारा 15 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 15 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा किया जाता है। एकदम दोस्तों ये वाला ठीक है। यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। दोस्तों ये वाला गलत है, इसमें हमसे पूछा हुआ है कौन सा सही है, तो केवल एक सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ठीक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो वर्षा बीमा है वो 15 जुलाई 2004 को शुरू की गई थी। कब की गई थी? 15 जुलाई 2004 को। अगला प्रश्न है, माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेशों की सीमा है? तो किसकी सीमा है दोस्तों? माइक्रो जो दोस्तों मध्यम एवं लघु उद्योग अधिनियम 2006, इसकी एक सीमा है, तो वो है 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ से रुपए से कम, यानी कि 5 से 10 करोड़ के बीच में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा का वर्तमान से बढ़ाकर कर दिया गया है। तो कितना कर दिया गया है FDI का प्रतिशत? वो कर दिया गया है 74%। कितना? 74। और ये दोस्तों 2022 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी फर्स्ट उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वायत्तता दी थी? तो कितनी राशि तक वित्तीय स्वायत्तता दी गई है? तो याद रखिएगा, ये 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? तो याद रखिएगा, वो है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, वित्त मंत्रालय। देखिए आगे इसका प्रश्न है हमारा, देखिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। और इसमें क्या बताना है हमें? तो सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों अवरोही क्रम का मतलब होता है उतरता हुआ क्रम, यानी कि पहले सबसे ज़्यादा उसके बाद सबसे कम। तो देखिए इनका अवरोही क्रम क्या है दोस्तों? निगम कर, निगम कर तो सबसे ज़्यादा है, तो पहले आएगा निगम कर, उसके बाद कौन सा आएगा? निगम कर के अलावा अन्य आयकर पर कर, तो दूसरा ये वाला आ जाएगा। इसके बाद ये वाला कर है। इसके बाद दोस्तों वो है संघ उत्पादन शुल्क, संघ उत्पादन शुल्क आएगा। फिर उसके बाद आएगा कस्टम्स, फिर उसके बाद क्या आएगा? कस्टम। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा।
पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे प्रश्न, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर। याद रखिएगा, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय प्राप्त होती है। तो राजस्व कर से सरकार को आय प्राप्त होती है, वो कौन सा है? वो है उत्पादन शुल्क। उत्पादन शुल्क से प्राप्त होती है। एकल साधन कौन सा है? वो केवल उत्पादन शुल्क है। देखिए, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत प्रत्यक्ष कर है। कौन क्या है? प्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है, ब्याज भुगतान एक आइटम है। तो ब्याज भुगतान ये दोस्तों राजस्व व्यय का एक आइटम है। ऑप्शन ए यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ये दोस्तों राजकीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न है, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है। भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? तो वो है भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। ऑप्शन बी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या हमारा, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? तो ये कितना प्रतिशत किया गया है? 6.8%। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 6.8%। देखिए, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? प्रभावी राजस्व घाटा ये किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो यह किया गया था 2011-12 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 2011-12। देखिए, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध ये किससे है? यह है उत्पादन कर से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादन कर। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो भारत में सेवा कर ये दोस्तों 1994 से लेकर 95 में किया गया। 1994-95 में सेवा कर प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा, 1994-95। देखिए अगला प्रश्न, देखिए, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इनको हमें मिलान करना है। तो जो पहला है हमारा वो है राष्ट्रीय कृषि नीति। तो आप सभी को पता है हमारी राष्ट्रीय कृषि नीति ये 2000 में आई थी। कब आई थी? 2000 में। उसके बाद आता है समुद्रीय मत्स्य नीति। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये 2004 में आई थी। कब आई थी? 2004 में। कब आई थी? 2004 में। और नवीन विदेश व्यापार नीति ये आप सभी को पता है, ये भी मैंने बताई थी। ये कब आई थी? 2014 में। नवीन विदेशी व्यापार नीति 2004 में आई हुई है। और 7वां वित्तीय आयोग ये दोस्तों 1978 में गठित हुआ था। कब हुआ था? 1978 में गठित। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 3, 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2। देखते हैं 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन डी में दे रखा है। 3, 1, 4, 2। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर इनको, राष्ट्रीय कृषि नीति सन 2000, समुद्री मत्स्य नीति 2004, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014, 7वां वित्तीय आयोग 1978 ये गठित किया गया था। तो यह इनको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा,
देखिए स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलान करना है। देखिए पहला है ओपन जनरल लाइसेंस। ओपन जनरल लाइसेंस ये दोस्तों विदेशी व्यापार में दिया जाता है। अगला है ट्राइसेम। ट्राइसेम की बात करें दोस्तों, ये रोजगार से संबंधित है ट्राइसेम। अगला है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक ये मुद्रास्फीति से संबंधित है। नकदी रिजर्व अनुपात। नकदी रिजर्व अनुपात तो ये दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये ऋण नियंत्रण से संबंधित है। नगद आरक्षी अनुपात भी बोलते हैं इसे। नगद आरक्षी अनुपात भी बोलते हैं इसे। तो ये संबंधित है ऋण नियंत्रण से। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसमें? 2 1 ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, इसकी एक बार मिलान देख लेते हैं। देखिए ओपन जनरल लाइसेंस ये विदेशी व्यापार, ट्राइसेम रोजगार, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति से इसका संबंध है, और नगद आरक्षी अनुपात या नकदी रिजर्व अनुपात ये दोस्तों ऋण नियंत्रण से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ या ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ट्रेजरी बिल इसको दोस्तों कब समाप्त किया गया था? तो याद रखिएगा इसे 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा 31 मार्च 1997 को। ये प्रश्न दोबारा भी रिपीट हो सकता है, 2 बार आ चुका है एग्जाम में। अगला प्रश्न है भारत में मध्य अर्धशतक मिड फिटनेस में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। तो इसका क्या उद्देश्य था? भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। अगला प्रश्न हमारा संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? तो कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? याद रखिएगा इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ये इसमें आंसर है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या और इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए इसमें दोस्तों 102 मांगे बताई गई हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसके लिए हम पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या। भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 आर्टिकल नंबर 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे अनुदान की मांग कहा जाता है। वार्षिक बजट 2022-23 में कुल 102 मदों की मांग की गई है। 102 मांग। देखिए अगला प्रश्न हमारा भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में योजना आयोग आप सभी को पता है 1950 में की गई थी, लेकिन अब भारत में योजना आयोग बंद कर दिया गया है। इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 को। याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है योजना आयोग के स्थान पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा कौन नहीं है? चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या में। देखिए इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो प्रश्न आसानी से समझ आएगा, विकल्प से नहीं आएगा। देखिए सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया। तत्कालीन समय में योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद एक दूसरे से संबंधित थे, क्योंकि योजना आयोग के रिपोर्टों का अनुमोदन एवं क्रियान्वयन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था, जबकि वर्तमान में नीति आयोग के पास स्वयं अपनी गवर्निंग काउंसिलिंग है, अतः राष्ट्रीय विकास परिषद एवं नीति आयोग के मध्य संबंधों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करना संभव नहीं है। इसलिए इसमें ऑप्शन ई राइट आंसर दे रखा था। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारित का चिंतन समूह थिंक टैंक है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो नीति आयोग का पूरा नाम पूछ लिया गया है, तो याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत राष्ट्रीय भारत
परिवर्तन संस्थान। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर का है, याद रखिएगा। देखिए, भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिसियो होते हैं। तो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, याद रखिएगा, योजना आयोग के। तो वो होते हैं कौन, प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग के स्थान पर क्या है, अब योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ला दिया गया है, उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया। तो नीति आयोग हम सभी को पता है 1 जनवरी 2015 को आया। कब आया, 1 जनवरी 2015 को। देखिए, समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। तो समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य ऑप्शन ही दे रखा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में इसे केवल 248 ब्लॉकों में लागू किया गया था, जिसे वर्ष 1964 तक चरणबद्ध रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया। देखिए, अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो छठी पंचवर्षीय योजना, इसके दौरान दोस्तों एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। देखिए, छठी योजना का कार्यकाल 1980 से 85 तक रहा है। एकीकृत विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करना था, जिससे सहायता प्राप्त परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। अप्रैल 1999 से इसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। तो अंत्योदय कार्यक्रम, याद रखिएगा, ये राजस्थान में सर्वप्रथम शुरू किया गया, सबसे पहले राजस्थान में। अंत्योदय कार्यक्रम वर्ष 1977 में राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। देखिए दोस्तों, जो आज की क्लास है 58 प्रश्न तक हम यहीं तक इसको समाप्त करते हैं। अगली प्रश्न से जो दोस्तों 59वां प्रश्न है वो अगली क्लास से शुरू करेंगे। तो आप इस क्लास में जुड़े रहिए, अगली क्लास का वेट कीजिएगा, आपको जल्दी मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।